नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की आयु भले ही छोटी हो, लेकिन छोटी उम्र में ही ये राज्य कई बड़ी आपदाओं का साक्षी रहा है। लेकिन 16 जून 2013 का वो भयावह दिन शायद ही उत्तराखंड भूल पाए, जब केदारनाथ में भयानक देवीय आपदा ने कई अपनों को उनसे छीन लिया। तो कई आज भी अपनों की तलाश में आंखें बिछाए हुए हैं। वक्त के साथ साथ अब जख्म तो भरने लगे हैं, लेकिन आज भी देवी आपदा की भेंट चढ़ी वो चीखें हर किसी के कानों में गुंजायमान है। दर्द के वो 8 साल आज पूरे तो हो गए हैं, लेकिन इन 8 सालों में केदारनाथ को पुराने स्वरूप में लाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के पहले चरण का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है, लेकिन मौसम का साथ ना मिलना और कोरोना की दस्तक ने कार्य को प्रभावित जरूर किया है। हालांकि केदारनाथ की यात्रा को और भी सुगम बनाने के लिए पुनर्निर्माण के दूसरे चरण में 128 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सरकार द्वारा कही गई है। हालांकि काबिले तारीफ है ये बात कि आपदाओं से जूझते और एक फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से दोबारा उठ खड़े होने वाले उत्तराखंड और यहां के रहवासियों का जज्बा देवभूमि और इसकी पवित्रता को बनाए रखने में पहले भी कामयाब था और आगे भी रहेगा। तो इसी पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ पद्मश्री अनिल जोशी जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आपका बहुत। जी अनिल जी, 8 साल पूरे हो चुके हैं उस देवीय आपदा के, जिसका एक एक पल शायद ही न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एक फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से दोबारा उठ खड़े होने वाला उत्तराखंड पहले भी अपनी इस इस पूरा संपदा को बनाए रखने में कामयाब था। भले ही कितने संकट आए, लेकिन आगे भी इसी तरीके से वापस से उठ खड़ा होगा जैसे आज उठ खड़ा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि इसमें कोई जो बात आपने कही कि उत्तराखंड पहाड़ और हिमालय के लोग निश्चित रूप में जहां एक तरफ पूरी देश के किसी न किसी रूप में सेवा में जुटे हैं और इस तरह की आपदाओं को भी वे लगातार एक लंबे समय से झेलते जा रहे हैं और फिर भी अपने हौसलों से उतने ही मजबूत हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है। जो पहाड़, जो हिमालय, जो उत्तराखंड देश को गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियां देता है, जहां भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री जैसे स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, वहां के पहाड़ जो संरक्षित करने की कोशिश यहाँ के निवासियों के द्वारा देश के लिए की जाती है, जो हवा, मिट्टी, जंगल, पानी की जो एक बड़ी व्यवस्था है, वो यहाँ के लोगों का एक तरह का बड़ा बलिदान है देश के लिए। और इस बलिदान को अगर आप देखें, इसके बदले में उत्तराखंड को क्या मिलता हो, वो एक बड़ा सवाल तो अपने आप में लंबे समय से बना हुआ है। लेकिन उनकी अपनी आवश्यकताओं की तमाम तरह की सीमाएं भी खड़ी की हैं। जब यह तय हुआ कि पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है, इसे हमें बचा के बना के अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए करना है। लेकिन विडंबना क्या होती है, अब केदारनाथ की त्रासदी दुनिया भर में आई, लेकिन रोजाना आने वाली त्रासदियां किसी न किसी रूप में जो प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार हुए हैं, दुर्व्यवहार हुए हैं, उसके परिणाम अगर कोई झेलता है तो स्थानीय लोग, उत्तराखंडी लोग। कितनी अजीब बात है, जो सेवा करते हैं वही सफर भी करते हैं। तो शायद ये केदारनाथ त्रासदी के बाद दो बड़े सवाल तो खड़े हुए, सचेत भी हुए, गांव के लोगों ने भी एक नए तरह से कमर भी कसी। लेकिन अगर शायद आपके संज्ञान में आया हो कि इसी की एक पहल थी कि इस अनुभव के बाद कि हम प्राकृतिक रूप में, प्रकृति के संरक्षण के रूप में कितने संकल्पित हैं, कितने हमने बड़े फैसले किए हैं, तो उसमें एक सकल पर्यावरण उत्पाद, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, जीपी को लेकर सरकार आई है इस बार और पूरे देश को संदेश दिया है प्रकृति के संरक्षण का। और इसका मतलब यह है कि इस साल हवा, मिट्टी, जंगल, पानी हमने कितनी रोकी, कितनी बढ़ाई और बेहतर की। ठीक उसी तरह जिस तरह से आर्थिक तर्ज में इकोनॉमी के लिए जीडीपी है, तो इकोसिस्टम ग्रोथ के लिए, पारिस्थितिकी संरक्षण और वृद्धि के लिए
जीत को लाने का बड़ा फैसला इसी राज्य का है। मैं फिर भी कहूंगा कि इस तरह की बड़ी त्रासदियों के पीछे जहां एक तरफ स्थानीय लोगों के अलावा अन्य लोग भी सफर करते हैं, आशा है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े इश्यू हैं, इसमें तो दुनिया को कहीं ना कहीं अपने पे नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि जहां वो ये ग्लोबल वार्मिंग के बड़े कारणों में हमारी जीवन, लेविश लाइफ, हमारी कई तरह की विलासिताएं हैं, उस पर अंकुश लगाएंगे, हिमालय को बचाएंगे, हवा मिट्टी पानी को भी बचाएंगे, गंगा बचाएंगे, यमुना बचाएंगे, खुद को भी बचाएंगे। तो मुझे लगता है कि यही हमें सबक लेना चाहिए और यही इस दिन आज समझना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी बनता है कि अगर केदारनाथ त्रासदी की बात करें या फिर चमोली वाले हादसे की हम बात करें, तो ये कोई एकदम से होने वाली घटना नहीं है। जाहिर सी बात है कि प्रकृति का तंत्र अपने आप को धीरे धीरे बदल रहा था। जिस भी प्रकार की गतिविधियां उत्तराखंड में हुई हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अब पहाड़ों पर सीटी बजाने और शोर करने से भी पहले मनाही हुआ करती थी, कोई वहां पर इस प्रकार की हरकत नहीं करता था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि पहाड़ों पर बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं और जो मलबा है जो इकट्ठा होता है वो डंपिंग ग्राउंड में जाने की बजाय सीधे ही नदियों में बहा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि धीरे धीरे जो हमारा प्राकृतिक तंत्र है उत्तराखंड की अगर विशेष तौर पर बात करें तो वो बिगड़ता चला गया। और उसका जो नतीजा हमें देखने को मिला वो 2013 में केदारनाथ में देखने को मिला और पिछले साल हमें चमोली में देखने को मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि इस तरह की त्रासदियां आती रहेंगी और आएंगी अगर हमने अपनी सीमाएं तय नहीं की, अपनी एक लाइन ऑफ डेवलपमेंट हम ये न तय करें कि हम किसके बाद आगे हम तमाम तरह के ढांचागत विकास या बहुत बड़ी बड़ी बृहत योजनाएं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहाड़ की प्रकृति ऐसी होती है कि जिस तरह से पहाड़ के ऊपर आप चढ़ते चले जाएंगे तो लोग भी छोटे होते चले जाते हैं, उनके कद छोटे होते हैं। इसलिए हमारे तमाम तरह के उद्योगों के कद भी ऊंची पहाड़ियों में छोटे ही होने चाहिए। और वो जो जितनी भी एग्रेसिव डेवलपमेंट की हमारे पहल की है उन पर तो हमको अंकुश लगाना पड़ेगा, वरना देखिए जिस तरह से पहाड़ खिसकते चले जा रहे हैं, मिट्टी और नदियों से फैलते चले जा रहे हैं, एक दिन पहाड़ नहीं रहेंगे और सब कुछ बह करके फिर वो मैदान में ही आ जाएंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 साल के बाद भी हालांकि कुछ तो बदला ही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े अनिल जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इसी पर बात करने के लिए देहरादून से हमारे साथ हमारी संवाददाता साक्षी साहनी और सुरेश जोशी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, दोनों ही जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार ओम जी। जी, मैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी सुरेश जोशी जी जुड़े हुए हैं और देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी साहनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, आएंगे आपके पास। सुरेश जी, उससे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि इन 8 सालों में क्या कुछ बदला है और अब इन आपदाओं से हम बच सकें, क्योंकि पिछले साल हमने एक और आपदा देखी है चमोली में जो घटित हुई थी। ऐसी आपदाओं से बचने के लिए क्या कुछ सरकार की तैयारी है और वो कहां तक पहुंची है? सुरेश जी। देखिए उमंग जी, पूरे प्रदेश के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अपना है, पिछले 8 सालों में अगर हम देखेंगे तो उसको हमने हर स्तर पर मजबूत करने का प्रयास तो किया है, क्योंकि उत्तराखंड ने भी अपनी डिजास्टर की टीम को काफी सक्रिय भी किया है, उसको हाईली जो न्यू इक्विपमेंट्स हैं उनसे भी उसको लैस किया है। और साथ ही हम लोगों की जो एनडीआरएफ की टीम्स है वो भी पहले जैसे, उससे पहले इतने लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, उनकी भी तैनाती बढ़ी हुई है। और दूसरा क्या है कि जो अभी वर्क इन 8 सालों में हुआ है उसमें ये भी कोशिश की गई है कि जो खिसकने वाले पहाड़ हैं उनका प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए। जैसे अभी ऑल वेदर रोड से भी बन रही है तो उसमें रोड काटने के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो अभी जिस उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं और उसका विशेष करके जो पर्वतीय भाग है, उसका जो हिमालय है वो बहुत अभी एकदम, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही एक यंग एज में, यंग भी क्या उसको आप कह सकते हो कि बाल्याकाल की जो अवस्था होती है उस पर है वो जी। अगर अभी भी अगर जियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे पहाड़ों में जैसे रोडें कटती हैं या कोई हम लोग नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, जब वहां पर कोई स्लाइडिंग होती है
तो वो इस तरह का है कि बाहर से दिखने में तो पहाड़ लगता है, बाहर से कुछ पत्थर भी उसमें निकल आता है, लेकिन अंदर जब आप जाते हो तो बिल्कुल एकदम खोखला है वो आज भी जी। मतलब 4 मीटर 5 मीटर के अंदर अगर आप ड्रेसिंग उसकी करना चाहोगे तो इतना खोखला मिलेगा कि वहां से पूरी मिट्टी आती है और भर भर करके गिरती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई पहाड़ के अंदर अभी भी हम कोई भी वर्क इस तरह का कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा और जो हाईली न्यू टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पहाड़ के डेवलपमेंट को भी आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट रोकते हैं तो वैसे प्लान का क्या बुरा हाल है आप देख ही रहे हैं। अगर धीरे धीरे अगर वो भी अगर रुकेगा तो लोगों का आना जाना आवाजाही भी एक तरह से बंद हो जाएगी जी। और दूसरी तरफ से हमको अपना पर्यावरण भी बचाना है, हमको अपने वृक्ष भी बचाने हैं, अपना डेवलपमेंट भी करना है। तो इसका एक ही जो मुझे लगता है विकल्प वो ये है कि हमको कहीं न कहीं जो हाईली टेक्नोलॉजी अभी आई है, जो हमारे हिमालयन जोन का जो उत्तराखंड है उससे रिलेटेड जो उस पर जो रिसर्च हुए हैं तो वैज्ञानिकों के उन रिसर्चों को हमने आधार बनाना पड़ेगा और उसके आधार पर जो है कि आगे काम करना पड़ेगा। और उसी के कारण देखिए जो नदियां हैं हमारी उनको भी हम सुरक्षित रख सकते हैं और अपने पहाड़ों को भी बचा सकते हैं, अपने वृक्षों को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ जो है हम अपना एक तरह से जो है डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखो ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो महंगी जरूर है और जैसे सड़कें काटने की जगह पर आपने जो एलिवेटेड जो सड़कें बन रही हैं पिलर्स में, जैसे अभी हरिद्वार और इसके बीच में भी बनी है एक सड़क अभी हमारी नई देहरादून टू जो ये रुड़की के बीच की बन रही वो भी बन रही है। अभी हमारी जिम कॉर्बेट पार्क में भी जो रोड बनेगी जिसको 2 दिन पहले ही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकृति दी है वो भी सेम उसी पैटर्न में है। तो कहीं न कहीं हमको महंगे उस पर जाना पड़ेगा, महंगे कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा और उस महंगे कंस्ट्रक्शन के इसमें जाने के बाद ही हम जो है कि ज्यादा से ज्यादा उसको बचा सकते हैं। एक दूसरा क्या है कि जो हम बिल्डिंग वर्क करते हैं या इस तरह के काम करते हैं उसको भी हमको जोन 5 तो है ही हमारा भूकंपीय दृष्टि से, लेकिन उस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम मल्टीपल बिल्डिंग्स में जा सकते हैं। जिस तरह से हम लैंड को हमारे यहाँ जो है कि लैंड मैदान तो है नहीं, अगर हमको कोई फील्ड बनाना है या कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो हम उसको बिल्डिंग्स के लिए लैंड को पहले डेवलप करते हैं तो पूरी लैंड जो है कि फॉरेस्ट होती है। तो हम कम जमीन में अगर मल्टीपल जाएंगे तो उससे भी जो है कि हमें कहीं न कहीं एक रिलीफ मिलेगा। देखो पहाड़ में ये हमको करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो पर्यावरणीय दृष्टि से जो वृक्षारोपण होता है क्योंकि उस पे पहाड़ों के अंदर हमको वही वृक्ष जो है लगाने पड़ेंगे जो अपनी जड़ों को एक तरह से संरक्षित करके फैलाव करते हैं जी। जिस तरह से चीड़ के जंगल पहाड़ों में हैं तो चीड़ मतलब हमको ऐसा लगता है कि जो पहाड़ को सरवाइव करने के बजाय और खराब कर रहा है। क्योंकि जहां पर भी आपने देखा होगा चीड़ का पेड़ होता है तो उसके आगे पीछे पूरी जमीन एक तरह से साफ हो जाती है, साफ हो जाती है जी। लेकिन उसी में अगर आप हमारे जो पौराणिक वृक्ष हैं, बांस का पेड़ है, काफल का पेड़ है, बुरांस का पेड़ है या इस तरह के जो होते हैं तो वो झाड़ियों को डेवलप करते हैं और उससे जो है कि कहीं न कहीं वो मिट्टी को रोकते भी हैं और उससे जो है कि नमी भी बनी रहती है, नमी बनती है तो पानी के स्रोत भी सूखते हैं। तो उससे ये सब चीजों को हमको एक प्रैक्टिकल वे पे, देखो मैं इतनी सारी बातें जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये इसलिए कर पा रहा हूँ कि क्योंकि पहाड़ से हमारा जुड़ाव लगाव डे टू डे की हम ये चीजों को देख रहे हैं जी। तो ये अगर इन सब चीजों को हम एक साइंटिफिक रूप पे लेकर के वैज्ञानिकों की बात को भी मानते हुए और साथ ही साथ जो पहले से एक परंपरागत चीजें भी वहां पर बनी हुई हैं उन दोनों को करेंगे और दोहन को रोकेंगे तो हम केदारनाथ जैसी आपदा को आने से रोक सकते हैं। बिल्कुल सुनील जी, और जाहिर सी बात है कि प्राचीन और आधुनिक इन दोनों को साथ में लेकर अगर चलेंगे तो इस प्रकार की आपदाओं को बिल्कुल हम रोक सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड के रहवासी एक फिनिक्स पक्षी की तरह, क्योंकि आए दिन यहाँ पर आपदा देखी जाती है। अभी पिछले साल हमने चमोली में भी देखा था और छोटे मोटे भूस्खलन बारिश के दिनों में यहाँ पर आते हैं, लेकिन हर बार उत्तराखंड और उत्तराखंड के रहवासियों का जो जज्बा है वापस से एक फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठकर खड़े होना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और यही जज्बा उत्तराखंड राज्य को लगातार हम कह सकते हैं कि देवभूमि के रूप में बनाए रखने में अभी तक कामयाब हुआ है और आगे भी होगा। सुरेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। साक्षी आपके पास हम आना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर?
8वीं बरसी है केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसको लेकर। कह सकते हैं उमंग कि अभी तक जो है सबके जहन से वो आपदा गई नहीं, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से 4000 से अधिक जो है लोग चल बसे और तमाम लोगों ने अपने जो है घर वाले खोए, तो उसकी जो भरपाई है वो तो हालांकि कोई कर नहीं पाएगा उमंग। लेकिन जिस तरीके से आपदा का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। अगर बात करें तो अभी जो चमोली में आपदा आई थी, या विभिन्न जब मानसून आता है तो उस समय लैंडस्लाइड की भी खबरें आती हैं और तमाम जो अर्थ क्रैक और ऐसी तमाम खबरें जो है हमको सुनने को मिलती हैं। तो उसके लिए जो है राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और साथ में ये भी देखा जा सकता है उमंग की अलग जो है उसको निर्धारित बजट बनवाया गया है और साथ में ये भी तय किया गया है कि आपदा से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, यानी जो चीजें ग्रसित हो चुकी हैं और उनका पुनर्निर्माण किस तरीके से होना है, विकास कार्यों की योजना जो बनी हुई है उसको लेकर भी जो है सरकार स्वीकृति दे रही है। अब अगर हाल फिलहाल की बात करें उमंग, तो 16 करोड़ से अधिक का बजट जो है वो तय किया गया है हाईवे मार्गों के लिए। और वहीं अगर उमंग बात करें जिस तरीके से लोगों ने अपने परिजन खोए, तो उनको भी जो है उनको भी किस तरीके से आगे सहायता करनी है, क्योंकि देखिए जिसका ब्रेड अर्नर जो है घर से चला जाता है तो उसका किस तरीके से गुजारा होगा, उसके बारे में भी जो है राज्य सरकार सोच रही है। हालांकि उमंग अगर बात करें इन आपदाओं को रोकने की या कोई ऐसा प्रबंधन बनाने की कि उत्तराखंड में आपदाओं का जो सिलसिला है ये थम जाए और कहीं ना कहीं जो ये लगातार जो है मौतों का आंकड़ा लगा रहता है आपदा को लेकर, इसको रोका जा सके, तो इस पर जो है अभी काम चल रहा है। लेकिन कोई खासी सफलता जो है उमंग अभी हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर सुरेश जी लौटेंगे आपके पास, एक फाइनल कमेंट हम आपसे चाहेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है ताकि इस प्रकार की आपदाओं से बचा जा सके, लेकिन ये भी सत्य है कि उत्तराखंड एक पर्यटक राज्य है और पर्यटन से होने वाली कमाई उत्तराखंड राज्य की आय का मुख्य स्रोत है। तो ऐसे में पर्यटन भी जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड वासियों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है और प्रकृति को संभाल कर रखना भी बेहद जरूरी है। फाइनल कमेंट चाहेंगे सुरेश जी आपसे। देखिए उमंग जी, सरकारें तो अपनी तरफ से लगातार प्रयास भी कर रही हैं। बजटीय प्रोविजन भी जो है कि हम लोगों ने आपदाओं में कंपेरिजन अगर आप 8 साल पहले का देखेंगे आज का देखेंगे तो काफी उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसका मूल रूप से तो जो है हिमालयन बेल्ट, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेल्ट नहीं है, कमजोर बेल्ट है। तो उस बेल्ट को संवारना और इसको संभालना, ये दोनों जो है कि सरकारों का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि देखो टूरिज्म है, टूरिज्म के अलावा हर्बल की खेती लोग कर रहे हैं, सब्जी का उत्पादन लोग कर रहे हैं पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे इकोनॉमी जोन बन रहे हैं धीरे धीरे। अभी अगर हम उत्तरकाशी की बात करेंगे तो उधर जो है कि हमारी जो है कि एप्पल बेल्ट, जो सेव की बेल्ट है, वो बहुत अच्छी हो रही है। वैसे अगर हम टेरी के नीचे घनसाली और ये वाला जो बेल्ट है हमारा इधर धनौल्टी वाला इधर का, इस बेल्ट को हम देखेंगे तो टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पर जो है कि सब्जी उत्पादन भी हो रहा है। तो अभी इन सब चीजों को भी बरकरार हम लोगों ने रखना है, तो उसके लिए हमको सड़कें भी अच्छी चाहिए और संसाधन भी अच्छे चाहिए और साथ ही साथ जो है कि हमको पर्यावरण को भी बचाना है, पहाड़ों को भी बचाना है। तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो दोनों इसको मिक्सअप करना पड़ेगा। जैसे हमको जो आज की टेक्नोलॉजी है उसको भी लेना पड़ेगा, जो पुरानी परंपरागत चीजें हैं उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ लोगों पे अवेयरनेस भी लानी पड़ेगी कि भाई वो कम से कम जो है कि जंगलों को न काटे, जंगलों को बचाए। देखो सरकार ने तो पॉलिसी बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कि गैस यूज करें, एलपीजी यूज करने के लिए उज्ज्वला जैसी स्कीमें भी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। तो ये तमाम प्रयास सरकारों के द्वारा भी हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है कि अवेयरनेस के लिए आप जैसे जो नेशनल मीडिया चैनल्स हैं ये भी बार बार इन चीजों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप लोग दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब लोग आशावादी लोग हैं। निश्चित तौर पर देखिए विकास हमको चाहिए, विकास के लिए उत्तराखंड बना है। तो विकास के साथ साथ ऐसा ना हो कि विकास एक आगे बढ़ता जाए और उसमें विनाश भी साथ में आए। तो विनाश को रोकना है, विकास को आगे बढ़ाना है। तो ये नीति हम लोगों को एडॉप्ट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे तो सफलता मिलेगी। और ये भी निश्चित है कि देखिए जब हम लोग विकास के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी आती हैं। आपने चमोली का जिक्र किया, देखिए चमोली में जो बड़ी आपदा आई थी वो वहां से जब आपदा आ रही थी तो उसका एक साइंटिफिक पहलू ये भी था कि अगर हमारा श्रीनगर का डैम नहीं होता तो शायद और तबाही होती, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से पानी छोड़ा और श्रीनगर ने उसको
कवर्ड करके अपना उसका जो स्तर था बहुत कम था उस समय, जो उसको हम 8.2 या 8.3 तक ले सकते थे, 6.9 था, तो उस पर वो भर गया। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे छोड़ा। तो यानी अगर वो धीरे छोड़ने का कोई हम पे प्रोविजन नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो हो सकता है कि वो सीधे नीचे आकर के ऋषिकेश और हरिद्वार में कुछ नुकसान ज्यादा करता जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पे हमको एक एक उस पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी, और बारीकी से नजर रखने के साथ साथ ही बजटीय प्रोविजन भी जैसे हमने बढ़ाया है तो उसको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी, और पर्यावरण को संरक्षित करना पड़ेगा, फॉरेस्ट जो यहाँ पर को है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें अगर हम लोग करेंगे तो ये इसके लिए जन सहयोग जरूरी है। तो अगर ये सब कुछ एक साथ मिल करके एक टीम वर्क से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर सफलता भी मिलेगी। और जो केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी, ऐसी त्रासदियां भविष्य में नहीं होंगी, क्योंकि आज हम सब लोग उसकी 8वीं बरसी पे बात कर रहे हैं। तो उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने अपनी परिजनों को खोया, और जो वहां पर को जो है कि आत्माएं जो है उस समय एक यात्रा के रूप में गई थी, लेकिन वो वहां से नहीं लौट पाई, हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। तो क्योंकि मैंने तो बहुत नजदीक से उस दृश्य को देखा था जब 16 तारीख को वो घटना हुई थी। तो 17 की 3-4 बजे के टाइम पर हम लोग वहां फाटा पहुंच गए थे। तो 17, 18 और 19 3 दिन हम वहां रहने के बाद लौटे थे तीसरे दिन, क्योंकि उस समय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनके साथ हम टीम पे गए थे। तो बहुत ही एक ऐसा दृश्य वहां पर को था उमंग जी की जो हमने अपने आंखों से देखा, वो आज भी उस दृश्य को देखते हुए बड़ा डर लगता है जी। जिस तरह से सीन था वहां पे। तो लेकिन ऐसी त्रासदी भविष्य में ना हो उसके लिए सरकारों को भी प्रयास करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है कि जो लोकल पीपुल हैं उनको भी साथ देना पड़ेगा, और इसके लिए बजटीय प्रोविजन भी बढ़ाना पड़ेगा जी। और जो लोगों की राय है उसको भी लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सुरेश जी, माफ कीजिए आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, समय इजाजत नहीं देता, लेकिन जाहिर सी बात है जो भी बातें आपने बताई हैं और जो पर्यावरणविद हैं उनके अनुसार भी और हमारे वैज्ञानिकों के हिसाब से भी अब बेहद फूंक फूंक के हमें कदम रखने पड़ेंगे, जो कि हम रख भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़रूरी है उत्तराखंड को इन त्रासदियों से, इन आपदाओं से बचाना और पुरानी जो आपदाएं हैं उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ना। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 8 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड की उस त्रासदी को जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकता, और जाहिर सी बात है कि अब पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए उत्तराखंड लगातार नित नए कदम उठा रहा है, और साथ ही साथ अब इस प्रकार की आपदाएं हमें ना झेलनी पड़े उस और भी कार्य, दूसरे चरण का कार्य शुरू हो चुका है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।